हेलो प्यारे बच्चों, मैं नितिन भैया आपके सामने आ गया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का लास्ट लेक्चर लेके। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं, तो हमारी इस चैप्टर जर्नी आज खत्म हो जाएगी। ठीक है। अभी तक हमने जो जो पढ़ाया है, जैसे सोवियत संघ डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंस क्या थे, ये आप सब पढ़ सकते हैं मेरे पुराने लेक्चर्स में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी जाके सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके आइए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, जैसा हम समझ चुके हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो चुका है सोवियत यूनियन का, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। तो सोवियत से जुड़े हुए जो गणराज्य हैं, वो गणराज्य कौन कौन से हैं? यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, चेचनिया है, जॉर्जिया है, ऐसे भी और सारे हैं, अजरबैजान है। तो आखिरकार इन कंट्रीज का क्या हुआ? क्या ये कंट्री ढंग से रह पाई? क्या यहाँ पे जो नई पॉलिसीज आई थी, जो नई आइडियोलॉजी आई थी, ढंग से काम कर पाई? क्या इनके बाद में भी टुकड़े हुए? क्या अमेरिका ने बीच में इन्फ्लुएंस किया, या वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी आइडियोलॉजी की कहीं ना कहीं सहारा लेके इनको तोड़ने का काम किया? तो आखिर पढ़ते हैं टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आखिरकार इन देशों के साथ में ऐसा क्या हुआ। सबसे मेन बात यहाँ पर आती है कि इन देशों में सिविल वॉर्स क्रिएट हो गई। यहाँ पे हर देश की बात नहीं हो रही है, मैं सबका नाम लेके बताऊंगा। तो उन देशों में सिविल वॉर्स क्रिएट हुई। सिर्फ सिविल वॉर से क्रिएट नहीं हुई, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं रशिया के। दो यहाँ ट्रू रिपब्लिक्स हैं, चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या दागिस्तान की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मॉस्को ने चेचन्या पे जो अटैक किए थे, उसकी निंदा पूरे विश्व ने करी थी बच्चों। क्योंकि यहाँ पे जो अटैक्स किए गए थे, वो चेचन्या की आम जनता पे कर दिए गए थे, जो किसी भी वॉर के अंदर नहीं एप्लीकेबल होता है। अब वॉर होती है, हम सब जानते हैं कि वॉर आखिरकार देश लड़ते ही हैं। फाइनल सॉल्यूशन तो वॉर नहीं होता, बट फिर भी अगर आपने सारे सॉल्यूशन ट्राई कर लिए हैं, तो फिर वॉर होती है। ऐसा होता है, हमने 5 वॉर कर रखी है, आपको पता होगा इंडिया की 5 वॉर है। तो वॉर के बाद में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए वॉर की। तो कंडीशंस बच्चों वॉर की क्या होती है? पहली कंडीशन तो ये होती है कि वॉर की लड़ाई मिलिट्री से होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वॉर से आप सेकंड कंट्री को कहीं ना कहीं झुकाना चाहते हो, उसकी इकोनॉमी वीक करना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब मेन बात यहाँ पर यह है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है, जो वहां के सिटीजन्स हैं, उन्हें खतरा नहीं हो सकता। बट होता क्या है, जब वॉर हो जाती है, जब वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो बम है वो नाम लेके नहीं चलता, है ना। और अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिए जाए, तो किस पे फटेगा, कितने लोगों को मारेगा, इसका अंदाजा खुद चलाने वाला भी नहीं जानता। तो वही कहानी यहाँ पर आती है कि मॉस्को ने चचन्या पे जो तरीका अपनाया था अटैक करने का, वो तरीका बहुत निंदनीय था। बट फिर भी हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि चचन्या दागिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुए। क्लियर बच्चों? इसके बाद देखो, अगर सेंट्रल एशिया की बात की जाए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है तजाकिस्तान का। तजाकिस्तान में भी सिविल वॉर्स है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे कहानी है अजरबैजान की, जहाँ पे नगरनो कराबक नगरनो कराबक की बात की जाए, तो यहाँ पे इस देश शहर के लोग डिमांड कर रहे थे अर्मेनिया का हिस्सा बनने की, अर्मेनियाई बनने की। मतलब मेन बात यहाँ पर यह है कि विभाजन होने के बावजूद भी, जो विभाजन में नए नए देश बने हैं, वो अपने आप को और तोड़ना चाहते हैं, अपने आप को और इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। अब आपको सुनना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर कहीं ना कहीं कहानी हमारे साथ भी ऐसी हुई थी। जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया जब आजाद हुआ था, उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारी रियासतों ने भारत से अलग होने की डिमांड करी थी। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी आजादी के लिए इतने सालों तक, उसके बाद जब आजादी मिल गई, फिर भी राज्यों की डिमांड रहे कि हमें अब भारत से अलग रहना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो कुछ कुछ कहानी आप कंपेयर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो सोवियत संघ के साथ में, कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल आता है जॉर्जिया का, जहां पे उसे 2 देशों में टुकड़े करने की बात की गई, कि जॉर्जिया 2 भागों में बांट दिया जाए। और ये बातें कौन कर रहा है? उस देश के लोग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले देखो, मैटर करता है बच्चों किसी भी देश के लिए वहां के लोगों की यूनिटी। अगर किसी ग्रुप्स की डिमांड मान ली जाती है, तो नेक्स्ट ग्रुप डिमांड करता है अलग चीज की। अगर सबकी डिमांड मान ली जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि देश की टेरिटरी को खतरा हो सके, देश की जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उन्हें खतरा हो सके। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों, देश की आर्थिक गतिविधि, देश की टेरिटरी, इनको बचाने के लिए कई बार आपको कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अब सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, बट विघटन होने के परिणाम ज्यादा खतरनाक साबित हुए विघटन होने के कारण से भी।
विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हर कोई जानता है। ये आपको सबको ही मालूम होगा, सबने सुन रखा है कि ना दो बायपोलर कंट्री थी, मतलब पूरे विश्व पे बायपोलर विश्व था। बट बाद में अमेरिका ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके और वहां की करप्शन पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ ना कुछ करके इसका विघटन करवा दिया। ये हमने पढ़ लिया है, वो बहुत से रीजन से सब बता दिए हैं मैंने आपको। बट परिणाम कोई नहीं जानता। परिणाम के बाद, विघटन के बाद आखिरकार सोवियत संघ के देश क्या खुश रह पाए? जो देश पहले ये डिमांड कर रहे थे कि सोवियत संघ में डोमिनेंस रहता है रशिया का, वो डोमिनेंस खत्म होना चाहिए, अब वो रूस के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व झेलना नहीं चाहते, क्या वो देश अब खुश रह पाए? तो इसका सिंपल बच्चों आंसर है नहीं। ठीक है, शुरू में बहुत दिक्कतें सामने आई। अब यहाँ पे दिक्कत यूक्रेन में भी आती है और किर्गिस्तान में भी आती है। ठीक है, किर्गिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, यहाँ लगातार मूवमेंट चलते रहे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो मसला यहीं पर हल नहीं होता है। जब सोवियत संघ में सारे देश थे तो जो नदियों का पानी था उसका बंटवारा बहुत इजीली हो जाता था। बट अब रियलिटी यहाँ पर ये आती है, टुकड़ों के बाद में नदियों का पानी किसके पास कितना कितना जाएगा, आखिरकार नदियां कितनी किसकी टेरिटरी बाउंड्री में आने वाली हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना। थोड़ा आपको इंडिया से रिलेट करवाता हूँ ताकि आप समझ सकें। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर का मुद्दा चल रहा था, तो वहां पे एक बहुत फेमस रिवर का नाम आया था, इंडस रिवर, है ना। ये आपको याद आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस रिवर का नाम आया था, सिंधु नदी का नाम आया था। तो सिंधु नदी का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, है ना। सिर्फ बाउंड्री बॉर्डर पीओके की बात नहीं है, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, एक मुद्दा सिंधु रिवर का भी है। ऐसी बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया बांग्लादेश के लिए। इंडिया बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीजन हैं, बट एक रीजन वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर का भी है। तो कई बार नदियों का जो पानी है, नदियां किसकी बाउंड्री में आने वाली हैं और कितनी आने वाली हैं, किसको कितना पानी मिलने वाला है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर हुआ, ये लड़ने लगे रिवर वाटर को लेके, वहां के सिटीजन को लेके दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ हम सब जानते हैं कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज थी सोवियत संघ के अंदर, इनके पास एक बखूबी चीज थी। वो चीज क्या है? इनका तेल भंडार। इनके पास में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस थे। अभी रिसोर्स का बेनिफिट साबित तो हुए, बट दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि यहाँ बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज आना शुरू कर देती हैं। अब हर कोई दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं आगे बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ देखो, सितंबर 2001, ये डेट आपको सबको याद होगी। डेट याद है जिसे हम एक ब्लैक डे मानता है अमेरिका। अगर आपको याद हो तो अमेरिका पे इस टाइम पर अटैक हुआ था, जो अटैक हुआ था WTO के सेंटर पे, ट्विंस टावर पे अटैक किया था एक आतंकवादी संगठन अल कायदा ने। इसका लीडर था लादेन। उसके बाद में अमेरिका ने सोचा था क्यों ना हम बदला लें, उसका रिवेंज लें। उसके बाद में अमेरिका ने यहाँ पे इराक और अफगानिस्तान में मिलिट्री, एक तरह से मिलिट्री बेस क्रिएट करे थे। समझ में आ रही है बात? इसके बाद रिलेशन काफी अच्छे हुए हैं। अमेरिका ने सेंट्रल एशिया के देशों को पैसे खिलाना शुरू कर दिया और अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए। रिलेशन स्ट्रॉन्ग बच्चों यहाँ पर करे अमेरिका ने, बट चिड़ किसको मची? रूस को, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले सारे देश जो थे रूस के कंट्रोल में आते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अमेरिका भुगतान कर रहा है, अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। अब अमेरिकन जहाज जो है वो उन देशों के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे खिसक चुका है। अब रशिया का उतना कंट्रोल नहीं रह गया उन देशों पे, अगर साफ साफ कहा जाए तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह गया है। ठीक है, फिर भी हम कह देते हैं पॉलिटिकली, पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हो गया है। पर मेन बात तो यहाँ पर ये आती है कि अफगानिस्तान इराक के ऊपर से जब जाने लगे अमेरिका के जहाज, जब अमेरिका ने वहां पे एक मिलिट्री बेस करना शुरू कर दिया तो बाकी देशों को भी एक तरह से मौका मिला। इसके बाद में चाइना ने वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों पे अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, और इससे मालूम पड़ता है कि अब रशिया का दबदबा बच्चों कम हो गया। अब रशिया जो है उन कंट्रीज पे दबदबा उतना कायम नहीं रख पा रहा था जो पहले था, है ना। तो सोवियत संघ से विघटन के साथ ही हर देश अपना अलग अलग पार्टनर फ्रेंड ढूंढ रहा था, और ये फ्रेंड कितना पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, हर कोई उससे ही दोस्ती करना चाहता था। समझ में आ रही बात? तो अमेरिका से मजबूत कौन हो सकता है? अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, ईस्टर्न यूरोप भी सोवियत संघ में आता है। इसमें यहाँ पे देश लिखा है, देखो बच्चों, इसको पढ़ते हैं चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया बहुत शांति तरीके से दो भागों में टूट गया। एक का नाम है चेक, दूसरा स्लोवाकिया। पर दूसरा इसका एक भाई कह सकते हैं, इसका नाम है युगोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया।
अब यूगोस्लाव में बहुत सारे बच्चों मतभेद हुए, यहाँ बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए और 1991 में यहाँ इतने सारे वॉर्स होने के बाद उसके प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस कौन कौन से थे? क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, बोस्निया है, हार्जेगोविना है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। मतलब अब ये रहना नहीं चाहते यूगोस्लोवाकिया के साथ। जो चेकोस्लोवाकिया में हुआ कि वो दो भागों में टूट गया काफी शांतिपूर्ण तरीके से, चेक प्लस स्लोवाकिया, वही सेम काम यूगोस्लोवाकिया नहीं कर पाया। इससे मालूम पड़ता है बच्चों कि वहां पे सिविल वॉर्स बहुत ज्यादा हुए हैं। सेम कहानी यूगोस्लोवाकिया की है, सेम कहानी चेचन्या की है, और सेम कहानी कहीं ना कहीं दागिस्तान, कजाकिस्तान, और यही कहानी हम उठाकर अगर डालें तो बहुत सारे और देश, जॉर्जिया, यूक्रेन, सबकी। तो सोवियत संघ के विक्टर के साथ में ये देश भले अलग तो हो गए थे, बट ये सिविल वॉर्स को नहीं रोक पाए, ये अपने और विभाजन को नहीं रोक पाए, तो टुकड़े हुए, फिर और टुकड़े हुए। ये बात बच्चों याद रखना, अगर एक बार टुकड़े हो जाते हैं तो टुकड़े होते रहते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर आती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नाटो को अपना इंटरफेयर करना पड़ा, और नाटो को इंटरफेयर करने के बाद में मुद्दा सॉल्व तो हो जाता है, बट तीन भागों में टूट जाता है अब यूगोस्लोविया। उसका नाम कौन कौन सा है? क्रोएशिया है, हार्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी पढ़ाया था। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही कम पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आएगा तो 1 या 2 नंबर का आएगा, और ये बहुत ही मुश्किल है, आज तक पूछा नहीं गया है, रेयर क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया आज की क्लास में उसमें से क्वेश्चन है। तो जो अब पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया का रिलेशन रूस के साथ में, इंडिया का रिलेशन बाकी जो देश है सोवियत संघ के, उनके साथ में क्या रिलेशन। तो पहले बात करते हैं भारत और रूस की। तो भारत रूस के बच्चों बहुत मधुर संबंध है। इंडिया और रशिया आपस में दोस्त कहे जाते हैं। आपने देखा होगा रील्स वगैरह बनती हैं जहां मोदी जी पुतिन को हाथ मिलाते हुए एक बढ़िया पीछे गाना लग जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है ना। क्योंकि हम लोग को आजकल न्यूज कहाँ से मिलती है? रील से मिलती है, और हम उसे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा अमेरिका भी दोस्त है, फिर अमेरिका हमारे पीछे छुरा घोंप देता है, हम बोलते हैं अरे यार धोखा दे दिया। वो धोखा नहीं होता, वो पॉलिटिकली वेपन होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। तो वैसे यहाँ पर कहानी आती है इंडिया और रशिया की। इंडिया और रशिया एक्चुअल में अच्छे दोस्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल साबित होते हैं दोनों ही देशों के लिए। तो इंडिया और रशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि इकोनॉमिकली। और यहाँ पे आप जाकर हैरान रह जाएंगे कि जो इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे राज कपूर है, अमिताभ बच्चन है, इनकी मूवीज रशिया में देखी जाती हैं, इनके सॉन्ग सुने जाते हैं। समझ में आ रही बात? सेम कहानी रशिया की इंडिया के साथ भी यहाँ पर आती है कि रशियन म्यूजिक इंडिया भी सुनता है। अब बात करते हैं आगे, ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया का रिलेशन, और एग्जाम पूछेगा और आपको ये करना ही है। तो बच्चों ये वाला पैराग्राफ अच्छे से समझ लेना आप। सबसे पहली बात यह है कि दोनों ही देश एक बात से सहमत हैं, वो बात यह है कि पूरा ही विश्व जो है ना रहेगा यूनिपोलर, ना रहेगा बायपोलर, रहेगा मल्टीपोलर। मतलब विश्व में बहुत सारी ध्रुवीयताएं होनी चाहिए, कोई भी सिंगल रूल ना कर सके। याद रहेगी आपको बात ये। दूसरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, इनका मानना है कि यूएन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। जितना स्ट्रेंथन्ड यूएन रहेगा, मतलब उसको स्ट्रेंथन बनाने के बाद में उसके फैसले माने जाए, और वॉर को जितना हो सके टाला जाए, शांति प्रियता की बात की जाए, पीसफुल कंट्रीज की बात की जाए, और सबसे पहले आगामी नहीं करनी चाहिए वॉर की। ये बात यहाँ पे इंडिया रशिया करता है। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा कि भैया रशिया यूक्रेन को पेल रहा है, लड़ाई कर रहा है, कभी और। अभी जो पढ़ रहे हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूं, ठीक है। इंडिया रशिया ऐसा मानते हैं, इसलिए भारत और रूस ने सन 2001 में करीबन 80 बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किए, 80 बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किए। इससे मालूम पड़ता है कितने अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, दोनों ही देश निंदा करते हैं। दोनों देशों का ऐसा मानना है कि अगर एक कंट्री, मान लो ए कंट्री बी कंट्री पर अटैक करती है, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर अटैक हो रहा है, तो हमें सबको इकट्ठा होकर बोलना चाहिए। और ऐसा करते भी हैं, और आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, तो आपको एग्जाम में टू द पॉइंट लिख के आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? अब बात करते हैं कि भैया रशिया तो बहुत मजबूत देश था, इंडिया ने उससे हेल्प ली, कहीं ना कहीं संबंध अच्छे बनाए, तो रशिया को फायदा होता है। तो रशिया को बहुत अच्छा फायदा होता है बच्चों, क्योंकि रशिया का इंडिया इकोनॉमिकल फ्रेंड भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है रूस का। हम्म ऐसा कैसे बच्चों? समझाता हूं मैं आपको। मिलिट्री वेपन्स जो आते हैं, मिलिट्री वेपन्स, वो मैक्सिमम इंडिया रशिया से परचेज करता है, बहुत सारे रशिया से परचेज करता है।
दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें तेल की, हम बात करें पेट्रोलियम की, हम बात करें गैसेस की, सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्टर है वो रशिया ही है। तो भारत आज डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और रशिया भी उसका फायदा उठा रहा है क्योंकि हम उसके ग्राहक बने बैठे हैं, हम उसके कंज्यूमर हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्रेंडशिप पॉलिटिकली तो है, ये फ्रेंडशिप इकोनॉमिकली भी है ना? और इससे मालूम पड़ता है कि दोनों ही देशों का फायदा है, दोनों ही देशों का फायदा है। क्या आपको समझ में आ रही है बात? हाँ बच्चों, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए तो इंडिया इंडिया रशिया के साथ साथ और देशों के साथ भी संबंध अच्छे बनाने में कायम है। यहाँ पे सिर्फ रशिया ही नहीं आता, बल्कि जो बाकी देश हैं, चाहे हम बात करें इराक की बात करें, चाहे हम बात करें अफगानिस्तान की बात करें, चाहे हम अजरबैजान की बात करें, चाहे हम बात करें किर्गिस्तान की बात करें, चाहे यूक्रेन की बात करें, चाहे बेलारूस की बात करें, चाहे पोलैंड की बात करें, चाहे लिथुआनिया की बात करें, भारत के संबंध सबसे काफी अच्छे हैं। आज इंडिया इन देशों के साथ भी तेल उत्पादन में सहयोग निभा रहा है और अपनी बिक्री को बढ़ा रहा है। ऐसे ही होता है ना। देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है, हम दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी एक दुकान फिक्स होती है कि सामान इससे लेके आना है, बट कभी कभी वहां पे सामान अवेलेबल नहीं होता, कई जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वहां पे नहीं मिलता, फिर आप सेकंड दुकान पे जाते हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार जो है बहुत ज्यादा पैसे में चीज बेच रहा है, तो आप क्या काम करते हो, आप सेकंड दुकान पकड़ लेते हो, वहां सामान खरीद लेते हो। ऐसा ही कंट्रीज करती हैं। भले ही दोस्ती पूरी है, बट फिर भी आप अपने जो प्रोड्यूसर हैं, अपने जो दुकानदार हैं, उनको ज्यादा रखना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर बच्चों अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि रशिया से संबंध भारत के थोड़े से बिगड़ जाएं तो इंडिया को सहारा लेना पड़े बाकी देशों का, जो तेल निर्यात कर सके। बात समझ में आ रही है बच्चों? सिर्फ इतना ही नहीं, जो गैसेस निर्यात कर सके और इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट दे सके। तो इसलिए भारत आज के टाइम पे तेल है, गैसेस है, इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाकी देश से रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आज चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मेन बात आपकी यहाँ पर यह है कि आपको लाइन बाय लाइन समझना है। इंडिया रशिया का संबंध बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो भारत ने तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनसे रिलेशन अपने काफी स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। अगर रशिया से बात की जाए तो इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वहां भी रशिया इंडस्ट्री की आपस में बहुत अच्छी सहमति है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात की जाए, कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे भारत रूस इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। तो आज हमने बात कर ली बच्चों भारत रूस के संबंध की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही है, भारत का सोवियत गणराज्यों के साथ में संबंध। ये संबंध कैसा है, मधुर संबंध है या नहीं है, और किन चीजों की डीलिंग होती है। आखिरकार संबंध मधुर है तो किस बिहाफ पे है, वो बिहाफ आपको समझा दिया है मैंने। अगर किसी बच्चे को लेक्चर समझने में दिक्कत है तो पीछे जाके वीडियो दोबारा चला सकता है, ये 0.5 0.75x पे देख सकता है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आपको इसके नोट्स मिलने वाले हैं, और नोट्स अच्छे से पढ़ लेना और मेरे सारे लेक्चर्स देख लेना, ताकि आपको समझ में आए आखिरकार नितिन भैया आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, यही मेरा गोल है। तो क्या आपको समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नितिन भैया के साथ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।